नींद में थे ना? सच बताना, सो रहे थे ना? सो रहे थे ना? जाग गए? जाग गए? वेयर इज मामा? बेटा मैम होता है, मामा क्या होता है? तुम लोग को पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? आज मेरे साथ ये हुआ कि मैं आज मस्त सो रही थी दुनिया के सारे दुख दर्द भुला के। ठीक है, रात को मैंने काम किया, दिन में थोड़ा बहुत काम किया लेक्चर का, और उसके बाद में सो गई। मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर दूर, 1 घंटे का, 1 किलोमीटर नहीं 1 घंटे का, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मेरी नींद खुली है 4 बजे और मैं इतना भगवान को कोस रही थी कि भगवान मैं बच्ची क्यों नहीं हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ने जाती हूं। पढ़ाने जाने के लिए मुझे उठना पड़ेगा बिस्तर से, ऑटो करना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी, ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरी आंखों में आज तुमको नींद दिखाई दे रही होगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सोई नहीं आज, तो मैं तुम लोग को ब्लेम करूंगी आज। ठीक है, ठीक है, तुम लोग जल्दी से मुझे इसी बात पे सॉरी बोल दो कि मैम हमने आपकी नींद नहीं पूरी होने दी, इसके लिए हम आपसे क्या चाहते हैं, माफी चाहते हैं। ओके ओके, हेलो हेलो, तुम लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैं दिखाई दे रही हूँ ना? मतलब सब कुछ सही है ना? दिखाई दे रही हूँ ना मैं? तुम लोग सॉरी भी बोल रहे हो? अरे यार बड़े प्यारे से हो। तो कल का रिवाइज किया, हालांकि कल तो बहुत कैजुअल क्लास थी, बहुत फन क्लास थी। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास सिर्फ इसके बारे में होगी, इलेक्ट्रॉन के बारे में, हाँ माइक्रोस्कोप के बारे में होगी। और माइक्रोस्कोप के हमको ना 2 पार्ट्स देखने हैं, लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, अब आज हम थोड़ा बहुत सेल वॉल देख लेंगे, सेल मेम्ब्रेन देख लेंगे, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको ये बता दूंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। कल की क्लास में कोई लोड नहीं था, ठीक है ना, हमने बहुत बकेती मारी थी, बहुत बातचीत करी थी, पर आज की क्लास में मैं तुमको नोट्स बनाना बताऊंगी कि देखो नोट्स ऐसे ऐसे बनाना है। ओके, एंड दूसरी चीज हम ये करेंगे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से थोड़ी दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि कल से जो हमारी क्लास होने वाली है वहां पर हम सेल की दुनिया में घुस जाएंगे, वहां पर हम सेल को समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास भी इतनी हाई लेवल नहीं जाएगी, पर थोड़ी बहुत जाएगी। और आज की क्लास में मेरी बैंड बजने वाली है। काहे बजने वाली है? क्योंकि आज की क्लास में पूरा मैथ्स है। मतलब तुम जो शोभित भैया से पढ़ने वाले हो, किशोर सर से पढ़ने वाले हो, मैं तुमको मैथ्स पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, तो आप तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर आएंगे 100 में से? मेरे पढ़ाने के बाद कितने नंबर आएंगे? तुम्हारे आएंगे -1। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें सेल की डिस्कवरी समझना है। सेल की डिस्कवरी करना नहीं है, वो पहले हो चुकी है। आज हमें सेल की डिस्कवरी को समझना है कि वो कौन सा इंसान था जिसने सेल की डिस्कवरी करी थी, और उसके अंदर अगर मुझे सेल का साइज मेजर करना है तो मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरा है कि बेसिक सेल स्ट्रक्चर ओवरव्यू, इसके अंदर हम पूरा कैलकुलेशन देखेंगे, मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट हमको ये पता होना चाहिए कि अच्छा अगर कोई हमसे बाय चांस अगर हमको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ ले कि मुझे सेल का साइज पता करना है, किस में करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं, माइक्रोमीटर में करते हैं, नैनोमीटर में करते हैं, तो हम ये भी एक बार देख लेंगे। उसके बाद में तुमको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से मिलवा दूंगी, और उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चों की मुझे शिकायत आई थी कि देखो पढ़ाती तो अच्छा हो, ठीक है पढ़ाती तो अच्छा हो, लेकिन बहुत लंबा खींच लेती हो क्लास, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे। ठीक है ना, अब क्या करें, बायो सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई साहब, बायो अगर लंबा नहीं खींचा तो पल्ले पड़ेगा ही नहीं, बायो को फील करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करें। चलो ना, तुम लोग बड़े टैलेंटेड हो, रॉबर्ट हुक पहले ही आ गया। ठीक है, चलो कोई ना, अब अपन शुरू करते हैं द डे ह्यूमंस डिस्कवर्ड सेल्स। ये आपकी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, अब थोड़ा यहां फोकस करना, क्योंकि आज की क्लास में मैं तुमको नोट्स बनाना बताने वाली हूं कि कैसे बनाना है। तो जरा कॉपी उठा लीजिएगा, जिसमें आपको बड़ा आलस आता है। ठीक है ना, कॉपी उठा लीजिएगा, एक पेन उठा लीजिएगा, और क्या कर दीजिएगा, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। अभी नहीं, जब मैं बोलूंगी तब। ठीक है ना, तुमको मेरी सुननी पड़ेगी, मैं बड़ी हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जिस दिन डिस्कवर किया गया था सेल्स को, ये चीज हमारे एनसीईआरटी में बहुत हाईलाइट करके बताया है, क्योंकि हमें यहां पर यह समझना है कि साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था सेल्स को, वो कैसे किया था, और जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी तो उसने किस तरीके से पूरे बायोलॉजी को चेंज कर दिया था, वो हम समझेंगे। और हमें यह समझना है कि छोटा सा लाइफ यानी कि सेल की बात करी जा रही है, वो कितनी छोटी होती है, माइक्रोमीटर्स में हम उसको देखते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आई। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैम एक बात बताओ कि दिग्राज सर भी तो यही पढ़ाते हैं कि 1600 में ये हुआ था, 1700 में ये हुआ था, 1800 में ये हुआ था, तो ये तो हिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, बायोलॉजी की बिगनिंग अगर मैं कहूं, बहुत अच्छे शब्दों में कहूं, तो वो सेल की डिस्कवरी के बाद शुरू हुई थी, वो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद शुरू हुई थी। ठीक है ना, तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने ये देखा था कि मैम हम ना जो पेड़ होते हैं उसको आसानी से देख सकते हैं, हम ह्यूमंस को आसानी से देख सकते हैं। तुम लोग मुझे देख सकते हो ना, मैं ह्यूमन हूं। ओके, अगर तुमको नहीं पता है तो आई एम अ ह्यूमन। हम बर्ड्स को आसानी से देख सकते हैं, हम एग्स को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन ये जो आंखें है ना, जो सब कुछ आसानी से देख पा रही हैं, उसने अभी कल तो किसी ने खैर बैक्टीरिया भी देखा था, लेकिन आंखें कहां फेल हो जाती हैं? जब बहुत छोटी छोटी चीजों की बारी आती है, आंखें वो नहीं देख पाती। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में एक ऐसी इमेज बनी हुई है, ठीक है ना, अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं खोली तो एक बार निहार लेना, जैसे अपने चांद को निहारते हो, बस एक बार ये वाली इमेज खोल के देखो। अगर तुमको ये यहाँ पर बहुत छुट्टी सी दिखाई दे रही है, तुम्हारी बुक में ये काफी बड़ी इमेज होगी, तो अब तुम समझो, ये जो इमेज है वो ये बताने वाली है कि ह्यूमन आईज क्या क्या देख सकती हैं।
ओके उसके अलावा अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात करूं तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या क्या देख सकता है। उसके अलावा मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या क्या देख सकता है। ओके एक बार ये जो टेबल बना हुआ है अपनी बुक में भी देखना, अगर बुक लेकर बैठे हो साथ में तो ठीक है ना, और नहीं लेके बैठे हो ना बेटा इसका मतलब तुम क्या हो, एक नंबर के आलसी हो। ओके चलो अब ये जो टेबल है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये टेबल तुमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो विजिबल है, जो आपकी आंखों से विजिबल है वो तकरीबन इतना इतना, यानी कि अगर मैं मछली के अंडे की बात कर रही हूं, तो वो अगर बहुत छोटे होते हैं तो आंखें नहीं देख पाती, अगर थोड़े से बड़े होते हैं तो आंखें देख लेती है, मतलब बहुत कंफ्यूजन सा चलता है कभी, मतलब बहुत बारीक होते हैं। लेकिन मछली के अंडे के बाद अगर चिकन एग की बात किया जाए तो वो तो हम देख लेते हैं। उसके बाद ह्यूमन की हाइट की बात करी जाए, तुम्हारी बात करी जाए, मेरी बात करी जाए, पेड़ की बात करी जाए, रॉकेट की बात करी जाए, तो ये सारी चीजें मेरी आंखें आराम से देख सकती हैं। ठीक है देख सकती है, तुम्हारी सारी आंखें देख सकती है ना सारी चीजें। मैम मेरी आंखों में तो कोई और है, मैं क्या बोलूं आपसे, मेरी आंखें ये सब नहीं देखती, मेरी आंखें तो कुछ और ही देखती हैं। लेकिन उससे क्या होगा, वो तो बात की बात है ना, जब तुम पढ़ाई लिखाई करोगे, पैसे कमाओगे तभी तो उसका काम आएगा। अभी तुमको ये समझना पड़ेगा। तो ये बात हो गई मेरी आंखों की। अब मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात करती हूँ। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये होता है ठीक है ना, ये लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप से मैं अमीबा देख सकती हूँ, यानी कि अगर अपन लोग मिलेंगे, अगर कभी अपनी आउटिंग हो गई तो मैं इसको लेके आऊंगी और तुमको शो ऑफ करूंगी कि बेटा मैं इतनी अमीर हूं कि मेरे पास माइक्रोस्कोप है। तो तुम बोलोगे हम क्या करें इसका, तो मैं बोलूंगी चलो अमीबा देखते हैं, ठीक है ना। तो अपनी ये वाली डेट पक्की हो गई, अपन अमीबा देखने चलेंगे, बायोलॉजी की डेट ऐसी होती है ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे प्लांट और एनिमल सेल्स भी आप इस वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं अनियन सेल की बात करूं तो मैंने तो देखा है ठीक है। उसके अलावा अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो वो भी आप इसमें देख सकते हो। फिर बात करी जाती है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन की, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है, ये भी सेल का पार्ट होती है, तो ये भी आप इसके अंदर देख सकते हो। अब मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब वैसे तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा बट मैं आपके थोड़ा करीब आ जाती हूँ ठीक है। अब देखो ये तुमको जो स्लाइड दिखाई दे रही है, इस स्लाइड में जो तुमको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये अनियन का पील है जिसके अंदर मैंने सेल देखा था, तो ये क्या हो गया, ये प्लांट सेल हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी जो मैं लेके आ रही हूं, ये लीफ का स्टोमेटा है। देखना ये ग्रीन कलर का डॉट बना है ना, ये लीफ का स्टोमेटा है, ये भी मैंने लाइट माइक्रोस्कोप से देखा था, तो ये तो प्लांट सेल हो गए। उसके बाद मैं बताती हूँ तुमको एनिमल सेल, तो ये तुमको हो सकता है कैमरे में बहुत लाइट दिखाई दे, पर देखना तुमको मेरे हाथ के आसपास ना एक हल्का सा लाल लाल कुछ दिखाई दे रहा होगा, दिस इज आरबीसी। आरबीसी किसका पार्ट होता है, आरबीसी हमारा पार्ट होता है। तो रेड ब्लड सेल मतलब क्या हो गया, एनिमल सेल। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, एक और दिखाती हूँ। ओवरी जानते हो ना, फीमेल बॉडी का पार्ट होता है ओवरी, तो ये ओवरी है ठीक है ना। ये आपको हल्का सा पर्पल कलर का कुछ दिखाई दे रहा होगा, आई होप दिखाई दे रहा हो। ये तो बिंदी बन गई मेरी ये दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, ये ओवरी है। इसको भी मैंने इस लाइट माइक्रोस्कोप में देखा था, मतलब ये जो सेल्स हैं वो मैं किसके अंदर देख सकती हूँ, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकती हूँ। पर मैंने तुमको कल क्या कहा था कि मैं मतलब ठीक है शोशाबाजी कर लेती हूँ कि मेरे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप इतना हल्का है और थोड़ा सस्ता है, माना मैंने सस्ता है, तो इसमें मैं ना कुछ लिमिटेड चीजें देख सकती हूँ। अब इसके बाद अगर मुझे और छोटी चीजें देखनी है तो फिर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर मैं सबसे छोटा बैक्टीरिया देख सकती हूँ, जिसके अंदर मैं वायरस देख सकती हूँ, जिसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स देख सकती हूँ, जिसके अंदर मैं एटम देख सकती हूँ या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स देख सकती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सारी चीजें दिखा सकता है, पर ये वाला माइक्रोस्कोप नहीं दिखा पाएगा। तो ये टेबल आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखने को तुम दुनिया में सब कुछ देख सकते हो, सिर्फ अपने नसीब में खुशियां नहीं देख सकते हो। अंजलि के दुख दर्द निकल आते हैं ठीक है। तो देखने को तुम दुनिया में सब कुछ देख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर तुमको बहुत बारीक चीजें देखनी है, और उसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप जो मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है ठीक है। और उसके अलावा आंखें तो हम सबकी सेम है ठीक है ना, तो बाकी चीजें तो हम देख ही पाते हैं, फाइन। तो चलो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो मेरी नेकेड आईज हैं, जो ये मेरी आंखें हैं, वो रॉकेट देख सकती है, ट्री देख सकती है, ह्यूमन देख सकती है, अंडा देख सकती है, एग देख सकती है, क्योंकि ये काफी बड़े होते हैं। लेकिन वो कहां पर फेल होना शुरू होती है, जब फिश एग की बात करी जाए, जब अमीबा की बात करी जाए, जब सेल्स की बात करी जाए, जब बैक्टीरिया की बात करी जाए, ये बहुत 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 छोटे होते हैं। ओके ठीक है। चलो अब एक फैक्ट मैं बता देती हूं जो आगे बहुत काम आएगा, आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा अगर तुम लोगों ने बायोलॉजी ली, कि सेल का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर्स में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, माइक्रोमीटर्स में मेजर किया जाता है ठीक है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत बहुत छोटा होता है ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो मोहतरमा आपके सामने खड़ी हैं, इनकी जो गणित है, इनकी जो मैथ्स है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक है। तो क्या आप मुझे जरा कमेंट में, चैट्स में अपनी होशियारी मारते हुए बताएंगे कि माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर कितना, जरा मुझे सिखा दो। माइक्रोमीटर का मतलब कितना मीटर होता है, 10 की पावर कितना। मंगल पांडे भाई, बीच में अजीब सा कमेंट क्यों आता है, मंगल पांडे भाई, मतलब क्या हिस्ट्री में चलेगा क्या,
हाँ वैसे हिस्ट्री में तो है मंगल पांडे, ठीक है। 10⁻⁴ कितना, वेरी गुड, ठीक है। तो याद रखना हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, -6 की बात कर रहे हैं। माइनस लगाना मत भूलना, माइनस लगाना मत भूलना। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ 6 लिख के छोड़ रहे हैं। भाई 6 लिख दोगे तो उल्टा हो जाएगा, -6, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फिर से गणित की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज हम फिर से गणित पढ़ेंगे, वही विषय, वही सब्जेक्ट जिसको देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है, पर मुझे पढ़ाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, हमको ना कभी कभी बड़ा कंफ्यूज होता है कि जो mm होता है, जो ये साइन होता है या फिर जो nm होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज याद रखना mm का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर, ओके। और ये वाला जो साइन होता है ये होता है माइक्रोमीटर, और फिर आता है nm का मतलब होता है नैनोमीटर। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। और एक चीज हमेशा याद रखना, मिली माइक्रो से बड़ा है और माइक्रो किससे बड़ा है, नैनोमीटर से बड़ा है। तो जैसा कि आपको वापस से पता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो तुम लोगों ने मुझे एक चीज तो बता दी कि माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶। तो मिलीमीटर क्या होता है और नैनोमीटर क्या होता है, ये भी मुझे एक बात बता दो। पहले ही बता दिया, पहले ही बता दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। किसी ने स्पैम किया है, दीदी 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 दीदी। बेटा क्या दीदी, क्या दीदी से क्या चाहते हो, क्या करूं मैं, हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो मिली है वो माइक्रो से बड़ा है, जो माइक्रो है वो नैनो से बड़ा है। अब सेल को डिस्कवर किसने किया था, और ये बात तुम लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, तुम लोगों को पहले से ही पता है कि तुम रहने दो, चलो अंजलि जी, मैडम जी आप रहने दो, हम बताते हैं। उसका नाम था रॉबर्ट हुक, ओके। अब तुम रॉबर्ट हुक से जरा मेरे बालों को कंपेयर करना, इसके बाल देखना और मेरे बाल देखना, ठीक है। किसके बाल ज्यादा अच्छे हैं, किसके बाल ज्यादा अच्छे हैं। मेरे को शाहरुख खान बनने का बहुत शौक था, मेरे भी इसके जितने बाल हुआ करते थे, बट विनाश काले विपरीत बुद्धि, कटवा लिए बाल मैंने, ठीक है ना, उस तरह चला दिया भाई सामने वाले ने। इसके बाल मुझसे ज्यादा अच्छे, इसलिए मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, ओके। चलो तो रॉबर्ट हुक की बात करी जाए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, और ये जो ईयर था वो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भाई बंदे ने सेल को डिस्कवर कर दिया, ओके। अब एक बात समझो कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था, भाई साहब ने ऐसा क्या किया था कि आज भी हम उनको 2026 में पढ़ रहे हैं। 350 साल से ज्यादा हो गया है, बट उस इंसान को हम आज तक क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे वो इंसान क्यों पसंद नहीं है। उसने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। सोचो तुम और मैं अगर वेले होते हैं, फ्री होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, इंस्टा चला रहे होते हैं। भाई मैं तो चला रही होती हूँ, या फिर मम्मी की डांट खा रही होती हूँ, या फिर कुछ सच में खा रही होती हूँ, ओके। या फिर मैं नेटफ्लिक्स देख रही होती हूँ, या फिर मैं कोई के ड्रामा देख रही होती हूँ, या फिर मैं बीटीएस के गाने सुन रही होती हूँ, या फिर मैं सो रही होती हूँ। ये मेन काम कर रहे होते हैं, तुम भी यही करते होगे, है ना। मेरे पास तो ये काम रहता है। तो हुक ने क्या किया, हुक ने बोला भाई मैं वेला नहीं बैठूंगा, मैं सीधे इनका सिलेबस बढ़ाऊंगा और मैं माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दूंगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो उसका माइक्रोस्कोप था वो किसी भी बारीक चीज को 200 से 300 गुना मल्टीप्लाई करके मैग्नीफाई कर सकता था, जूम कर सकता था। यानी कि उसके माइक्रोस्कोप में कोई ऑब्जेक्ट 200 से 300 टाइम्स लार्जर या फिर मैग्नीफाई होकर दिखाई देता था। यह है इसका माइक्रोस्कोप, यह है इसका माइक्रोस्कोप। क्या खूबसूरत माइक्रोस्कोप है। और ये वो सेल है जो उसने देखी थी, हनीकॉम्ब जैसी सेल है, ठीक है ना। तो इसकी भी एक कहानी है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जो हुक था उसने ना मतलब सेल डिस्कवर करी थी, वो अच्छी बात है। लेकिन हुक ना इतना टैलेंटेड नहीं हो पाया था, क्योंकि उसने पहली बार डिस्कवर किया तो उसने मरी हुई सेल डिस्कवर करी थी। क्या बोला मैंने, उसने मरी हुई सेल डिस्कवर करी थी, जिंदा सेल डिस्कवर नहीं करी थी। बहुत लोगों को लगता है कि जिंदा सेल डिस्कवर करी थी। अगर जिंदा सेल डिस्कवर करी होती ना तो उसके अंदर वो बाकी चीजें भी डिस्कवर करता। उसकी सेल पूरी खोखली थी, उसकी सेल में कुछ नहीं था, सिर्फ सेल वॉल था। तो अगर मैं तुमसे कहूं सेल वॉल था, सेल वॉल का मतलब पक्का वो एनिमल सेल तो नहीं था, वो प्लांट सेल था। यानी कि उसने ट्री के सेल का इस्तेमाल किया था, जिसको हम प्यार से कॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, उसने कॉर्क को चेक किया था, और वो कहां से आते हैं, मरे हुए प्लांट टिश्यू से निकल कर आते हैं। तो तुमको अगर ये लग रहा है कि वाह 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 रॉबर्ट हुक ने तो भैया सेल ढूंढी है, ठीक है भाई ढूंढी है, तूने सेल ढूंढी है, लेकिन तूने पूरा काम नहीं किया, तूने मरी हुई सेल ढूंढी। उसकी जो सेल थी उसके अंदर कुछ नहीं था, खोखला डेड सेल था, मरी हुई सेल थी, वो लिविंग सेल नहीं थी। तो अगर वो मरी हुई सेल खोजेगा, मान लो ये सेल है, अगर वो मरी हुई सेल खोजेगा तो क्या उसकी मरी हुई सेल के अंदर कुछ होगा नहीं होगा ना। उसके अंदर कोई न्यूक्लियस होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब बस ऐसे पड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि ये डिब्बा खाली हो गया, तो उसको जनरली वहां पे सिर्फ ये खाली डिब्बे दिखाई दे रहे थे, उसको वहां पर सिर्फ खाली डिब्बे दिखाई दे रहे थे, ऐसा, क्योंकि वो क्या है, डेड सेल है। तो उसको एग्जैक्टली कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर, छत्ते दिखाई दे रहे थे। उसकी सारी सेल्स में सेल वॉल था, क्योंकि सेल वॉल तो कवरिंग के लिए होता है ना, वो तो कवरिंग के लिए, लेकिन जो अंदर मेन प्रोसेस चलती है सेल के, वैसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। तो उसको सिंपल टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, यानी कि मैं कह सकती हूँ जेल जैसा कुछ, जो मैंने कल एग्जांपल दिया था, या फिर छोटे छोटे जो कमरे होते हैं कुछ वैसा दिखाई दिया था। इसीलिए उसने उनका नाम सेल रख दिया था, जो कि लैटिन वर्ड सेल्यूला से आया था, जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, हम एक क्लास आगे चल रहे हैं, हमें क्या बता रहे हो, हमने पढ़ लिया, कल अपन ने चीज देखी थी, ठीक है।
तो बस अब तुमसे कोई भी बोले विजुअलाइजेशन पावर लेकर आओ, ठीक है ना। अब तुमसे कोई भी बोले कि अच्छा ये बताओ कि हुक ने क्या देखा था, तो इमेजिन करना मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, एकदम खाली खाली डिब्बे थे जो साइड बाय साइड रखे हुए थे, और बस यही सिमिलर चीज हुक ने ऑब्जर्व किया था। लेकिन सवाल ये है मैम कि हुक को वो जो सेल्स थे वो एम्प्टी क्यों दिखाई दिए थे, वो खाली क्यों दिखाई दिए थे? तो मैंने तुमको उसका जवाब दे दिया है, क्योंकि वो डेड थे, वो मरे हुए थे, उसकी सिर्फ बाउंड्रीज दिखाई दे रही थी। ये बाउंड्रीज को हम सेल वॉल कहते हैं। अब मैं इसको ना और आसान भाषा में समझाती हूँ। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, गंदा एग्जाम्पल है, पर फिर भी समझने की कोशिश करना। आई होप अरे यार कैसे समझाऊं मैं ये? जैसे कोई डेड बॉडी होती है, किसी की भी डेड बॉडी इमेजिन करो, मेरी मत कर लेना, मैं आत्मा बन के ना तुम्हारे सपनों में आके बजा के जाऊंगी तुम्हें, समझ में आया? डेड बॉडी इमेजिन करने बोला है, अरे मैम चलो आपकी कर लेते हैं, मेरी मत कर लेना। हाँ बढ़िया है, ठीक है, चलो कोई भी एक डेड बॉडी इमेजिन करो, ठीक है ना। अब वो डेड बॉडी के अंदर जो भी सामान है, ठीक है ना, उसकी वर्किंग खत्म। ऐसा तो नहीं होता कि किसी जानवर की डेड बॉडी है, किसी इंसान की डेड बॉडी है तो उसका दिल काम कर रहा होगा। भैया तो मर गया ना, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, दिल भी काम नहीं कर रहा, इंटेस्टाइन भी काम नहीं कर रही, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो मेरी स्किन है वो तो वैसे की वैसी है, मुझे कवरिंग तो दिखाई दे रही है। ये जो कवरिंग है ये मेरी सेल वॉल हो गई, इमेजिन करना सेल वॉल हो गई, है ना, सेल वॉल हो गई। तो उसी तरीके से जब उसने डेड सेल्स को देखा तो उसके अंदर की जो पार्ट था, उसके अंदर की चीजें थी, वो तो मर चुकी थी, और वो इतनी छोटी होती है कि आसानी से आपको दिखाई भी नहीं देती, लेकिन सिर्फ सेल वॉल था जो उसको दिखाई दे रहा था। और सेल वॉल भी क्यों दिखाई दे रहा था? सेल वॉल क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि वो प्लांट सेल की बात करी जा रही है, प्लांट टिश्यू की बात करी जा रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, जो लोग बायोलॉजी नहीं पढ़े होते हैं उनको ये लगता है, और जो लोग बायोलॉजी पढ़े होते हैं उनको ये लगता है। जैसे कि ये मैं हो गई, मुझे बायोलॉजी नहीं आती, बायोलॉजी क्या होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये तुम लोग हो। जैसे मैं तुमसे आके बोलूं कि सुनोगे जरा, तुम बोलोगे क्या? मैं बोलूंगी तुमको पता है जो हुक था ना उसने लिविंग सेल्स को देखा था, तो तुम बोलोगे अरे नादान लड़की, नहीं उसने डेड कॉर्क सेल को देखा था। तो मैं बोलूंगी ठीक है भाई। फिर मैं दूसरा फैक्ट बोलूंगी तुमको पता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स थे, उसके अंदर न्यूक्लियस था, उसके अंदर साइटोप्लाज्म था, उसके अंदर राइबोसोम था, सब कुछ था। तुम बोलोगे वापस से नादान लड़की, ऐसा नहीं था, उसने सिर्फ सेल वॉल्स देखे थे क्योंकि वो मरे हुए थे, ठीक है। फिर मैं बोलूंगी अच्छा बेटा ऐसा है क्या? चल मैं वापस से बोलती हूँ कि जो सेल था ना वो उसने पूरा समझ लिया था, उसको एक ही बारी में समझ में आ गया था भाई ये सेल होता है, इसके अंदर ये सारी वर्किंग होती है। तो तुम बोलोगे वापस से नादान लड़की इंटू 3, ऐसा नहीं था, उसको सिर्फ बेसिक कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए थे। रॉबर्ट हुक को बिल्कुल नहीं पता था कि सेल के अंदर क्या होता है, उसने सिर्फ सेल डिस्कवर किया था, सेल के अंदर क्या होता है उससे उसे कोई लेना देना नहीं था। तो फिर हम रॉबर्ट हुक को पढ़ते क्यों हैं? अगर उस बंदे को कुछ पता ही नहीं है, डिब्बा डिस्कवर करके बैठ गया है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है? क्योंकि अगर रॉबर्ट हुक नहीं होता तो हमें सेल का पता नहीं चलता, माइक्रोस्कोप का पता नहीं चलता, और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, हमारे लिए माइक्रोस्कोपिक दुनिया खोल दी थी। अगर वो नहीं होता तो सेल की बायोलॉजी आज हम नहीं पढ़ पाते, है ना। तो मैं गालियां आ रही होंगी ना, अबे तेरी क्यों डिस्कवर करी, बायोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है तेरी वजह से, है ना, एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है तेरी वजह से, और सेल डिस्कवर हुई तो टिश्यू डिस्कवर हुआ, यानी कि हमारे सेकंड चैप्टर की बात हो गई। अबे तेरी वजह से 2 चैप्टर एक्स्ट्रा हो गए हमारे। सोच रहे हो ना ऐसा? सोचना भी चाहिए तुमको, बिल्कुल सोचना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी ये दुनिया में नहीं होती, हमको पता ही नहीं होते कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, और मेडिसिन नहीं बन पाती। ये सब रॉबर्ट हुक की वजह से हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कूल के माइक्रोस्कोप की, ठीक है। अब तुम्हारा स्कूल अगर थोड़ा महंगा वाला माइक्रोस्कोप रखता है तो ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा है, ठीक है, मेरे पास यही वाला मिलेगा। अब ना आपके एनसीईआरटी ने माइक्रोस्कोप पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, एक पूरा पेज देखना माइक्रोस्कोप के बारे में। ये जो माइक्रोस्कोप है ना इसको लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या है? जो हल्का होता है इसलिए, लाइट होता है इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं कुछ भी देखूंगी ना तो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से देखूंगी। ये जो लेंस है ना यहाँ पे, ये जो ग्लास है ना यहाँ पे, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, तब मैं कोई चीज देख पाती हूँ, इसीलिए हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, ओके। अब समझो, इसको लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है इमेज को फॉर्म करने के लिए, ओके। अब मैंने कल तुमको कुछ चीजें बताई थी, समझना। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये चीजें तुमको समझ में आ रही है? ये दिखाई दे रहा है? अब अगर तुमको कल की क्लास हो तो मैं पास आके दिखाती हूँ, देखो तुमको ये लेंसेज दिखाई दे रहे हैं, ये 3, ये जो मैं गोल गोल घुमा रही हूँ, ठीक है ना। एक तो हाँ, ये जो गोल गोल दिखा रही हूँ इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है ना। और इसमें अलग अलग तरीके के लेंसेज होते हैं, अलग अलग जूम साइज के लेंसेज होते हैं। जैसे कि एक में तुम 10 गुना ज्यादा देख सकते हो, एक में तुम 40 गुना ज्यादा देख सकते हो। तो जो ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं ये आपके मैग्निफिकेशन को बढ़ा देते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो ये बेस हो गया, इमेजिन करो ये बेस हो गया, ओके, ये बेस हो गया, ये हैंडल हो गया जो मैंने पकड़ा है, क्या हो गया? हैंडल हो गया। ये आई पीस हो गया, आई पीस से क्या होता है मैं देखती हूँ, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दिख रहा है मुझे, तुम्हारा भविष्य नजर आ रहा है इसमें, मुझे बिल्कुल एकदम नालायक बच्चे हो, ओ माय गॉड, असलियत आ गई सामने तुम्हारी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा आई पीस हो गया। अब ये जो है ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, इससे तुम एडजस्ट करते हो चीजें,
ठीक है, इससे तुम एडजस्ट करते हो। ये बॉडी ट्यूब है, ये बॉडी ट्यूब है, ओके, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये स्टेज हो गया, ये स्टेज हो गया, और ये मिरर हो गया जो मैंने अभी तुमको दिखाया था। ठीक है, और क्या बच रहा है? ये हैंडल हो गया और ये आईपीस हो। भाई सब कवर कर लिया मैंने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सेम यही है, ये सेम यही है ना, मैंने अभी देखा। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो तुम देख रहे हो ये चीज, मेरे पास सेम यही वाला माइक्रोस्कोप है। समझ में आई तुमको? तो मैंने तुमको क्या किया, माइक्रोस्कोप पूरा दिखा दिया। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं वो मैग्नीफाई करने के काम आते हैं। ओके, अब जो टोटल मैग्निफिकेशन है, अगर कोई मुझसे ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो ये सेल है, ये ओवरी वाली जो सेल है, इसको मैं कैसे मैग्नीफाई करके कैलकुलेट कर सकता हूं, तो उसका तुम्हें ये फॉर्मूला देखना है। जैसे मान लो अब ध्यान से सुनना, थोड़ा मैथ्स आ गया यहाँ पे। अगर मुझे टोटल मैग्निफिकेशन पता लगाना है माइक्रोस्कोप से, तो मुझे ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू आईपीस लेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला तुम याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आई पीस, ठीक है ना, आई पीस में साइंटिस्ट को ये दिख रहा है कि ओके, कोई भी जो इमेज है वो मैग्नीफाई होके 10 गुना ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, 10 गुना ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। और वही इमेज जब मैं ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल कर रही हूं तो वहां पर मुझे 40 गुना ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, 40 टाइम्स ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। तो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा कि टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू आईपीस लेंस, यानी कि मैं 10 इंटू 40 कर दूंगी, यानी कि मुझे कोई इमेज पूरे माइक्रोस्कोप में 400 टाइम्स बड़ी दिखाई देगी। वापस से रिपीट करती हूं, अगर तुम्हारी मैथ्स मेरी तरह कमजोर है तो वापस से सुनना। मैंने ये वाली सेल को इसके नीचे रख के मेजर किया। अब सवाल ये है कि मुझे कितना मैग्नीफाई होकर इसमें दिखाई दे रहा है वो पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो इस वाले लेंस की वैल्यू निकलेगी और जो आईपीस की वैल्यू निकलेगी, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, और जो आंसर आएगा वो ये बताएगा कि आपने कितने गुना, कितने टाइम्स बड़ी इमेज को मैग्नीफाई करके देखा है। टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू आईपीस लेंस। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव की वैल्यू 40 है, आईपीस की 10 है। टोटल मैग्निफिकेशन कितना निकल कर आएगा, 10 इंटू 40 या फिर 40 इंटू 10, विच विल बी 400 टाइम्स लार्जर देन द एक्चुअल इमेज। क्या तुमको इतना मैथ समझ में आया? एक बार और, ठीक है, एक बार और करते हैं। देखो, एक बार और समझो। मैं तुमसे ये बोल रही हूं कि मैंने किसी सेल को, ये जानना है कि उस सेल को मैंने इस माइक्रोस्कोप में कितना मैग्नीफाई किया है, ओके। तो क्या होगा, आपको दो वैल्यू दी जाएंगी। एक वैल्यू आईपीस लेंस से मैंने उसे कितना टाइम्स गुना बड़ा करके देखा, और एक वैल्यू ऑब्जेक्टिव लेंस से मैंने कितना बड़ा करके देखा। अब मुझे टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है कि वो सेल जो मुझे एक्चुअल में दिखाई दे रही है वो कितनी बड़ी होकर दिखाई दे रही है। तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया, ये नीचे वाले लेंस की वैल्यू, और आईपीस वाले लेंस की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मुझे यहां पर 40 मिला है और अगर मुझे 10 गुना इमेज यहां पर मिली है, तो मैं जैसे इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल से 400 टाइम्स लार्जर देन द एक्चुअल इमेज। ये माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब जानना है तुमको? अरे एक्स का मतलब वही है जो तुम्हारी बनेगी फ्यूचर में। एक्स का मतलब क्या है? वही है जो तुम्हारी बनेगी फ्यूचर में। ये जो एक्स है ना, एक्स मतलब होता है टाइम्स। टाइम्स मतलब 10 गुना, ठीक है। अगर मैं ये बोल रही हूं कि मैं अंजलि हूं, ठीक है, और अंजलि को 2x कर दिया, यानी कि 2 अंजलि हो गई। बेसिकली इस क्लॉज का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर मैं तुमसे ये बोल रही हूं 3x, तो यहां पर 3 अंजलि खड़ी हो जाएंगी। अगर मैं तुमको ये बोल रही हूं पिंगू को मैंने 4x लिख दिया, इसका मतलब यहां पर 4 पिंगू खड़े हो जाएंगे। बेसिकली मल्टीप्लाई करना, दैट इज नॉट एक्स, बेसिकली मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं छुट्टी चाहिए, तुम्हें शर्म आ रही है? तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि छुट्टी चाहिए, तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हें छुट्टी चाहिए है? एक्स का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, आप समझो, यहां पर बहुत लोगों को ये लगता है कि मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअल साइज चेंज हो जाता है। मानो मेरे पास ये सेल है, ठीक है, मेरे पास ये सेल है और मैं इसको मैग्नीफाई करके 400 गुना बड़ा दिखा दूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेल भी ज्यादा से बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो लेंस है वो इसको इतना बड़ा करके दिखा देगा, इतना बड़ा करके। यानी कि अगर मेरी इमेज की साइज 4 सेंटीमीटर है और जो मेरा माइक्रोस्कोप है वो 400x उसको दिखा रहा है, इसका मतलब मेरे माइक्रोस्कोप के पास इतनी ताकत है कि 400 इंटू वो उस इमेज को दिखा सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको विजुअलाइज करो, बस देखना, इसको नोट डाउन मत करना। ये एटम है, ठीक है, 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर। लिपिड्स है, ये लिपिड्स तुम लोग पढ़ोगे सेल मेम्ब्रेन में, 1
नैनोमीटर। इसके बाद प्रोटीन आता है विच इज 10 नैनोमीटर। अब तुम सोचो लिपिड और प्रोटीन से बड़ा होता है आपका फ्लू का वायरस जो कि आपको खांसी देता है विच इज 100 नैनोमीटर। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ह्यूमन एग, फ्रॉग एग, चिकन एग, ऑस्ट्रिच एग और एडल्ट मेल। ये पूरा साइज का स्ट्रक्चर आपको दिया है। ये सोचो एटम कितना छोटा है, एटम कितना छोटा है। मैंने कल भी कहा था आपकी केमिस्ट्री से बायोलॉजी शुरू हुई है, यानी कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंपेयर किया जाए तो यहां पर केमिस्ट्री इज द विनर, ठीक है ना। तापुर मैम को चीयर्स कर देना, मैम आप ही हो, बस आप ही हो, आपको नहीं पता है आप ही हो, ठीक है ना, हमको बोल देना ये चीज। लेकिन दुनिया एटम से ही शुरू हुई है। एटम इतना छोटा एटम है, फिर प्रोटीन, लिपिड्स, फिर यहां पर देखो धीरे धीरे और जो आपका एनिमल सेल है, जो प्लांट सेल है, वो एटम से बना है। इसको विजुअलाइज करने के लिए मैंने दिया है, ये तुमको स्लाइड्स में मिल जाएगा, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। अब ये भी देखो, आपका जो बैक्टीरिया होता है, आपका बैक्टीरिया मतलब आपका पर्सनल बैक्टीरिया नहीं, बस यहाँ पे साइज कंपैरिजन बताया है कि बैक्टीरिया फिर भी कंपेयर करो वायरस से इतना ज्यादा बड़ा होता है। ये एक्चुअल कंपैरिजन है जो साइंटिस्ट ने खुद ने निकाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये विजुअलाइज करवाने की कोशिश करी जा रही है कि सोचो ये इतनी बारीक बारीक चीजों में भी कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। बैक्टीरिया वायरस से कंपेरेटिवली यहाँ पर बड़ा होता है। ओके, एंड ये क्या है? ये वही कॉर्क सेल्स हैं जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। कॉर्क कुछ ऐसा दिखाई देता है, डेड प्लांट टिश्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है, और यही रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ये सेल वॉल है पर अंदर से सब कुछ खाली है, जैसे कि हमारा दिमाग यहाँ पे सब कुछ है पर अंदर मेमोराइज कुछ नहीं होता, अंदर जाता कुछ नहीं है। ऐसे गया रिफ्लेक्ट हो गया, बस यही सेम चीज यहां पर हो रही थी, ठीक है। चलो, क्या हमको यहां तक समझ में आ गया? मैम वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम फोन लेके जाओ ना बेटा, हम नहीं देखेंगे तुमको, सच्ची बता रहे हैं, यहां से कुछ नहीं दिखता, तुम कर लो अपना काम, कोई बच्चा तुमको नहीं देखेगा, वॉशरूम जाओ, ठीक है, वॉशरूम जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमको ये लग रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि तुम वॉशरूम जाओगे और मैं तुमको बैठ के यहाँ निहारूंगी कि अरे वाह वॉशरूम गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वॉशरूम जाओ, बिल्कुल जाओ, ठीक है। चलो ओके, इतनी बकैती करते हो ना तुम लोग, इतनी बकवास बातें करते हो भाई, नॉटी शॉटी से तो हो भाई, है ना। चलो ठीक है, करें। चलो अब अपना मेन खेल शुरू हो रहा है, खेला हो गए, अब मेन खेल शुरू हो रहा है। सुनो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, मैं तुमको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, नहीं 5 मिनट का नहीं दे रही हूँ, 2 से 3 मिनट का दे रही हूँ। सिर्फ अभी इस वाली चीज को नोट डाउन करो। अब समझो, बायोलॉजी में एक चीज चलेगी आपकी हर क्लास में, ठीक है, जो आज से शुरू हो रही है। नोट्स कैसे बनाओगे मैं बता देती हूँ। ये तुम्हारा पन्ना है, यहां पर चैप्टर 2 लिखना, हेडिंग लिखना, और फिर यहां पे लिखना वर्टिकल नोट्स। क्या लिखोगे? वर्टिकल नोट्स। मैम इसको वर्टिकल नोट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्टिकल नोट्स का मतलब होता है खड़े हुए नोट्स। खड़े हुए नोट्स का मतलब क्या है कि हम जबरन हर कुछ नहीं लिखे जा रहे कि एक रॉबर्ट हुक हुआ करता था जिसकी मम्मी ने उस दिन उसको खूब मारा तो गुस्सा होकर जंगल चला गया, जंगल जाके वो गुफा में बैठा, गुफा में उसको लगा मैं बोर हो रहा हूं तो क्या करूं, जाके पेड़ के पास बैठ गया, पेड़ में उसको प्लांट टिश्यू दिखाई दिया, उससे कुछ करते हैं प्लांट टिश्यू के साथ, तो उसने क्या किया, बस उसको निकाल के ले आया और उसने माइक्रोस्कोप बनाना शुरू कर दिया, और जैसे उसके नीचे लिखा ओ माय गॉड, उसको डेड सेल दिखाई दी। पर डेड सेल तो हमारे दिमाग की तरह खाली होती है, उसका मतलब क्या हो गया कि डेड सेल के अंदर कुछ था ही नहीं। ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। हमें क्या लिखना है? हमें वर्टिकल नोट्स में कीवर्ड्स पकड़ के लिखने हैं। तो आज से मैं आपको स्लाइड्स में हर दिन जब भी आपकी क्लास होगी वर्टिकल नोट्स प्रोवाइड करूंगी। अगर तुम चलती क्लास में नहीं लिख पाते हो तो तुम्हें ये नोट्स अपने क्लास के बाद कंप्लीट करने हैं। ये नोट्स तुम्हारी कॉपी पे होने चाहिए। ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है, प्लीज इनको अपनी कॉपी में ऐसे का ऐसा ही लिखना, ओके। वर्टिकल नोट्स मतलब होता है कि हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखेंगे, जितना हो सके इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे, फालतू की कहानी नहीं लिखेंगे। अगर मैम हमसे पूछ लेती है कि रॉबर्ट हुक के बारे में एक्सप्लेन करो, तो अगर मैं ये 3 पॉइंट लिखकर आ जाऊं तो सामने वाले टीचर को मुझे नंबर देने ही पड़ेंगे कि भाई ये बच्ची इतनी होशियार है, ये बच्चा इतना होशियार है, इतना टैलेंटेड है कि देखो इसने सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। उसको चेक करने में आसानी होगी और वो तुमको पूरे के पूरे नंबर देने वाले हैं, ओके। तो मैं अब 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूं। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और उसको नोट डाउन करो, और जैसे ही लिख लो तो स्पैम कर देना यहाँ पे यस, ठीक है ना। चलो करो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। पानी पीना अलाउड है ना मेरे को, कि वो भी अलाउड नहीं करोगे? हैं, लड़ते रहते हो पूरे टाइम मेरे सर। लिख लिया? चलो ये वाला लिखो, अब ये वाला लिखो। मैं सिर्फ तुमको आज टाइम दे रही हूँ लिखने के लिए, सिर्फ आज टाइम दे रही हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। कल से तो मैं तुम लोग को बता दिया करूंगी कि देखो ये वर्टिकल नोट्स है, घर जाके इनको ऐसा कैसा नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। चलो लिखो, जहां पर भी वर्टिकल नोट्स लिखा रहेगा स्लाइड में वो चीज तुम्हारी कॉपी में होनी चाहिए, ओके। क्योंकि हमने पूरा समझ लिया है
अब ये चीज तुम अगर लिख भी लोगे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? लिखो। लिखा? आगे बढ़ूं, दिखा दूं और आगे का दिखा दूं कैसा क्या है? आई होप लिख लिया होगा। यस यस तो आ रहा है, ठीक है? चलो ये लिख लिया, ये भी हमने देख लिया था, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। ओके चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये वाला तो इजी है, ये वाला नहीं कर पाऊंगी। ये वाला बताओ। हुक नेम्ड द स्ट्रक्चर्स सेल्स बिकॉज दे वर अलाइव, या फिर दे लुक्ड लाइक टाइनी रूम्स, या फिर दे मूव्ड एक्टिवली, या फिर दे कंटेन न्यूक्लियाई। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? नहीं लिखा था? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास के बाद लिख लेना, ठीक है ना? मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वर्टिकल नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है ना? तो बायोलॉजी में आपके वर्टिकल नोट्स आएंगे सारे, जो आज से शुरू हो गए हैं। और मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था कि मैम प्लीज ना स्लाइड्स को ना प्लीज पूरा इंग्लिश में लिखना। तो कल तो कैजुअल क्लास थी, कल तो मस्ती वाली क्लास थी, आज से मैं तुम लोग को पूरा बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश में दूंगी, ठीक है ना? और हाँ एक और चीज, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? जो मैं छोड़ के जा रही हूँ वो तुम घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे। फाइन, चलो वेरी गुड। ओके नाउ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Hook discovered bacteria, Hook observed living cells, Hook mainly observed cell walls, Hook used electron microscope। क्या इसका सही आंसर है? गाने गाने की इच्छा हो रही है मेरी तो, पता नहीं क्यों, और गाती मैं बहुत बेसुरा हूं, बहुत बेसुरा। सी, वेरी गुड। Hook mainly observed cell walls, फाइन। ये बता सकते हो यहां पर इसकी बात करी जा रही है, इसकी बात करी जा रही है, तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो मेनली क्या यूज करता है? क्या यूज करता है? शाबाश शाबाश, चक दे फट्टे, वेरी गुड, ठीक है? चलो ये वाला भी तुम लोग कर लोगे, ये वाला भी तुम लोग कर लोगे। इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो जल्दी से। अच्छा हाँ, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि असर्शन रीजन क्या होता है, मैं तुमको एक बार समझा देती हूँ। असर्शन का मतलब होता है असर्ट करना, अपनी बात रखना। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये असर्शन है, तो असर्शन का मतलब होता है बात रखना, अपनी बात रखना। और रीजन का मतलब होता है जो बात तुमने रखी है उसका कारण क्या है। सिंपल सी बात है, पिंगू मुझे ये बोल रहा है, पिंगू मुझे ये बोल रहा है कि ये जनता जो आपके सामने बैठी है, ये जनता जो आपके सामने बैठी है, इनके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। बोला भी नहीं जा रहा, झूठ निकल ही नहीं रहा है मेरे मुंह से। तो पिंगू ने मुझसे ये बोला कि जो सामने आपकी जनता बैठी इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सी, इनके साइंस में नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। ओके, तो मैं पूछूंगी काहे, ऐसा क्यों? तो ये मुझे कारण बताएगा कि भैया ये लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, इनको पढ़ाई अब मस्ती लगती है, इनको एंजॉयमेंट मिलता है, तो ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डाल लेते हैं और उसके बाद ये पेपर में लिखकर आ जाते हैं। ये इसने मुझे पहले एक सेंटेंस बोला कि ऐसा होगा, फिर उसने मुझे कारण दिया कि ऐसा इसलिए होगा। अब मुझे वहां पर गैस करना है कि पहला सेंटेंस सही था या फिर दूसरा सेंटेंस सही था, या फिर पहला सेंटेंस सही था तो फिर रीजन उसका सही था कि नहीं था, या फिर गलत था। तो कुछ इस तरीके के सवालों को हम असर्शन रीजन बोलते हैं, ठीक है? तुम लोग को पता है मुझसे इंग्लिश की क्लास लेनी चाहिए, तुम लोग को मुझसे मैथ्स की क्लास लेनी चाहिए, तुम लोग को मुझसे सोशल की क्लास लेनी चाहिए। तुम सोचो मैं तुमको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी हिस्ट्री पढ़ाई थी, 1665 में गए थे, मैं तुमको मैथ्स कराई अभी। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? बोलते हैं मैम फेल करवाओगी क्या, ज्यादा नहीं हो रहा है आपका? ठीक है भाई मत करो। इसका आंसर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या इसके आंसर में? मुझे बहुत मिक्स्ड आंसर मिल रहा है इसके। Hook could not observe living contents of cock cells. Cock tissue consists of dead cells. क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, वेरी गुड। बोथ A and R are true and R correctly explains A, ठीक है ना? तो ये वाले सारे तुम देख लेना, ये वाले बहुत इजी पीजी है, तुम लोग कर लोगे। ओके अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो कभी पूछा नहीं जाएगा, बट मैं चाहती हूं तुम इसको एक बार रीड करना, बहुत अच्छे से रीड करना, क्योंकि माइक्रोस्कोप की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। ओके चलिए ये वाला आंसर सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से। क्लास तुम्हारी आज जल्दी खत्म हो जाएगी बेटा, क्लास तुम्हारी जल्दी खत्म हो जाएगी। तुम लोगों ने मुझसे कल शिकायतें करी हैं क्लास की, है ना? तो ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ तुम्हारी बातें, आज जल्दी खत्म करेंगे। जैसे कल हमने 1 घंटा 30 मिनट में खत्म करी थी, आज हम 1 घंटा 29 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है ना? तुम्हारी ना मेरी। ओके इसका आंसर दो मुझे, क्या होगा? ओ भाई दे दिया आंसर, दे दिया आंसर, वेरी गुड। 40x इंटू 10x विच इज इक्वल टू 400x, ठीक है? चलिए ये रीजन वाले क्वेश्चन हैं, ये तुम लोग देख लेना, ठीक है? चलो ये क्या है भाई, ये क्या है? हाँ अब अगला सवाल है, सेल का साइज कैसे एस्टिमेट किया जाता है? मेरे पास ये जो सेल है, अगर मुझे इसका साइज एस्टिमेट करना है तो मैं कैसे एस्टिमेट करूंगी? अब ना एक बात बहुत ध्यान से सुनना, एक वर्ड निकल कर आता है, एक वर्ड निकल कर आता है फील्ड ऑफ व्यू, एक वर्ड निकल कर आता है फील्ड ऑफ व्यू।
क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये दिखाई दे रहा है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम सेल को देखते हैं। और करीब लाती हूँ, डिशक्या 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 ठीक है, ठीक है, और करीब लाई। अब ये जो तुमको एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये जो एरिया, इसके अंदर एक लेंस है जिससे तुम क्या कर पाते हो, जिससे तुम सेल को देख पाते हो। तो जो ये तुम व्यू कर पा रहे हो ना, जो तुम ये इतने एरिया में व्यू कर पा रहे हो, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? इतने एरिया में जो तुम व्यू कर पा रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। अब इसका क्या काम है, इसका क्या काम है? अब देखो, साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट को अगर सेल का साइज पता करना है तो वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको पूरी दुनिया दिखाई नहीं देगी, आपको एक सर्कुलर विजिबल एरिया दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो मैंने अभी तुमको बताया, तुम इसमें से देख पाओगे, एक सर्कुलर विजिबल एरिया दिखाई देता है। इसी एरिया को हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। यानी कि अगर मुझे सेल दिखाई दे रही है इतने एरिया में, अगर मुझे सेल दिखाई दे रही है इतने एरिया में, तो ये मेरा व्यू है, इसी पर्टिकुलर जगह का व्यू है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? फील्ड ऑफ व्यू बोल दिया। ओके, तो यहां पर तो मैंने डेफिनेशन दे दी है, इसको इच्छा हो तो पढ़ना, वरना मत पढ़ना, एडिशनल इन्फो है। ओके, अब स्टेप 2 में साइंटिस्ट क्या करेगा? उस फील्ड को मेजर करता है, उस फील्ड को मेजर करता है। यानी कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है ना, मैथ्स, ठीक है ना, अगर कोई सर्कल है, ये फील्ड ऑफ व्यू है, तो मैं इसको कैसे मेजर करूंगी? मैं इसका डायमीटर निकालूंगी। मैं क्या करूंगी? इसका डायमीटर निकालूंगी। डायमीटर मतलब ये वाला एरिया। आई होप मैं सही हूं। तो हम क्या करेंगे, जो सेल, जो हमने इमेज को फील्ड ऑफ व्यू में देखा है, उस विजिबल सर्कल का मैं डायमीटर निकालूंगी। सपोज डायमीटर निकल कर आया मिलीमीटर में, और मिलीमीटर मतलब 5 मिलीमीटर। पर सेल ये कहती है कि मेरा साइज मिलीमीटर में नहीं नापा जाएगा, मेरा साइज नापा जाएगा माइक्रोमीटर में। याद रखना, सेल का साइज कभी मिलीमीटर में नहीं होता, सेल का साइज माइक्रोमीटर में होता है। तो हम क्या करेंगे? मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और याद रखना, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं। तो अगर डायमीटर 5 मिलीमीटर का है, अगर डायमीटर 5 मिलीमीटर का है, तो मैं क्या करूंगी? उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट विल बी 5000 माइक्रोमीटर। यानी कि अब डायमीटर कितना निकल कर आ गया? 5000 माइक्रोमीटर निकल कर आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना, कोई भी तुमसे बोलेगा सेल का साइज किस में देखते हैं, तो माइक्रोमीटर में देखते हैं। और 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? तो आप बोलोगे मैम 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। ओके, एंड जनरली ये वाली जो स्टेप होती है, ये हमेशा अनियन पील के साथ करी जाती है, प्याज की पील के साथ करी जाती है। आपने देखा होगा ना, अनियन पील एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्याज वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बस ये काइंड ऑफ इसी से मेजर किया जाता है। बट मैम काहे प्याज वाला, क्या काहे प्याज पील का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि प्याज के जो सेल्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े, लंबा और बड़े में कंफ्यूजन हो गया था, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऑब्जर्व करने में काफी आसान होता है। इसीलिए हम हमेशा अनियन सेल के जो पील्स रहते हैं उनको मेजर करते हैं। अब यहां पर ना आपको एक चीज ध्यान देना है, ध्यान से देखना, मैथ्स आ गई है और वो भी मैं पढ़ा रही हूं, ध्यान से देखना। वो जो डायमीटर मैंने निकाला था 5 मिलीमीटर, जिसको मैंने जब माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया तो 5000 माइक्रोमीटर हो गया था। ठीक है, तो ये मैंने डायमीटर निकाल लिया। अब मुझे अभी भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना साइज होगा किसी एक सेल का। अभी मुझे सिर्फ ये फील्ड ऑफ व्यू का साइज पता है, अभी भी मुझे एक सेल का साइज नहीं पता है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो फील्ड ऑफ व्यू तुमको दिखाई दे रहा है ना, इसमें जितनी भी सेल्स हैं उनको मेजर करना शुरू करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो अगर मैं तुमको कहूं 26 होना चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं इग्नोर करूंगी इसको, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, मेरी चोट हो जाएगी। ठीक है ना, तो मान लो इस फील्ड ऑफ व्यू में 25 सेल्स निकल कर आती है, 25 सेल्स निकल कर आती हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो 25 सेल्स हैं इसको समझ जाऊंगी कि हाँ ये एक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर 25 सेल्स निकल कर आती हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड साइज ऑफ द अनियन पील। अगर मुझे अनियन पील का एस्टिमेटेड साइज निकालना है, सेल का एस्टिमेटेड साइज निकालना है, तो मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक होगा डायमीटर और एक होगा नंबर ऑफ सेल्स, जो कि इस फील्ड ऑफ व्यू के डायमीटर में होगी। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर मुझे किसी सेल का साइज निकालना है तो सबसे पहले मैं फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर मेजर करूंगी और डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ सेल्स जो उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना, कभी भी मिलीमीटर में आंसर नहीं आएगा, हमेशा माइक्रोमीटर में आंसर निकल कर आएगा। तो अब यहां पर सेल का साइज आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि फील्ड का डायमीटर हमको पता होना चाहिए, तो वो तो हमको पता है 5000 माइक्रोमीटर। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 25 है। 25 इंटू 2 डिवाइड बाय 50, तो 2 हो जाएगा, दैट इज 200 माइक्रोमीटर। यानी कि एक सेल का साइज 200 माइक्रोमीटर निकल कर आ गया।
क्या हुआ क्या हुआ? पहले मैंने फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर निकाला, उस डायमीटर के अंदर कितनी सेल्स है उनका काउंट निकाला, और फिर उसको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके डिवाइड कर दिया और मेरे सेल का साइज निकल कर आ गया। मेरे सेल का मतलब प्याज के सेल का साइज निकल कर आ गया। बस सिंपल सी बात है, अगर एक कॉरिडोर में 50 मीटर के कॉरिडोर में 25 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं तो मैं किस तरीके से अंदाजा लगा सकती हूं कि एक स्टूडेंट को कितना एरिया लगेगा, उसी तरीके से उस वाले फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करते हो। ओके, आया समझ में इतना? छुट्टी 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 देती हूँ, छुट्टी, रुको जरा, ठीक है? बस ये वाला एक क्वेश्चन देख लो, आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। आई पीस 10x हो गया, ऑब्जेक्टिव 10x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा। तो कोई भी अगर तुमसे ये बोले कि 100x का मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे 100 टाइम्स लार्जर जो एक्चुअल इमेज होती है उससे। बस ये याद रखना, और हमेशा याद रखना कि जो रियल साइज होता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज होता है, और जो इमेज साइज होता है, वो जो बड़ी इमेज दिखाई देती है ना, वो एनलार्ज होकर दिखाई देती है, मैग्नीफाई होकर दिखाई देती है। ओके तो बस एक चीज याद रखना, ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो रिजोल्यूशन में काम करते हैं, मैंने कल समझाया था, मैग्निफिकेशन में काम करते हैं, मैंने कल समझाया था, और कॉन्ट्रास्ट में काम करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि डार्क और लाइट कलर या फिर ब्लैक और व्हाइट कलर, इन और यांग, पता होगा ना, बस उस तरीके से ये काम करते हैं। ओके तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया? किसी फोटो को जूम करना। रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? डिटेल्स को शार्प करना। और कॉन्ट्रास्ट काम करता है ब्राइटनेस को इंप्रूव करने में, ठीक है? और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है? लाइट का इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? हायर रिजोल्यूशन पे काम करता है, ज्यादा डिटेल के साथ काम करता है। ये वायरसेस को देख सकता है, राइबोसोम्स को देख सकता है, सारे ऑर्गेनल्स को देख सकता है, नैनोमीटर स्ट्रक्चर्स को देख सकता है। ओके लाइट माइक्रोस्कोप की लिमिट थोड़ी कम होती है क्योंकि वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में हाथ में लेके घूम सकती हूं, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? अब सिर्फ 5 मिनट की क्लास रह गई है प्रभु, 5 मिनट की क्लास रह गई, बख्श दो मुझे, बख्श दो। तुम लोग शेर नहीं हो, पता है? तुम लोग शेर नहीं हो, तुम लोग बब्बर शेर नहीं हो, तुम लोग बकरी हो, बहुत जल्दी हार जाते हो, मैं करने लगते हो बहुत जल्दी, ठीक है? अब ये वर्टिकल नोट्स है, इन वर्टिकल नोट्स को ऐसे का ऐसा ही नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? तो प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं कि प्लीज नोट्स बनाते जाना। आपको नहीं पता है सवाल कहां से आ जाएगा, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई वो यहां पर मैंने सारी लिख कर दे दी है। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी, जब भी टाइम मिलेगा, इनको नोट डाउन करते जाना। ओके बस एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन खत्म करते हैं। फाइन, चलो। द सर्कुलर विजिबल एरिया अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड, द सर्कुलर विजिबल एरिया अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो, 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू, यानी कि यहां पर कन्वर्जन की बात हो रही है, कन्वर्जन की बात हो रही है। क्या कन्वर्ट करने की बात हो रही है? क्या कन्वर्ट करने की बात हो रही है? आज मैथ्स ज्यादा हो गया ना, आज की क्लास तो मेरे को भी लगा मैथ्स ज्यादा हो गया है। तुम लोग को मैथ्स पसंद है? तुम लोग को मैथ्स पसंद है? मेरे को तो मैथ्स वाले सर से इतनी डांट पड़ती थी, इतनी डांट पड़ती थी, हालांकि पढ़ती तो मुझे सोशल वाली मैडम से पिटाई भी थी। एक बार उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा मैपिंग करो, बताओ केरल कहाँ पर है। मैंने केरल, सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैंने केरल दिल्ली की तरफ बनाया था। केरल कहाँ पर है? साउथ में। मैं दिल्ली में केरल मैप करके आई थी। मैं उस टाइम पे 7th क्लास में थी। उन्होंने मुझे बुलाया सबके सामने, अंजलि इधर आओ। मैं गई, मैंने कहा कुछ अच्छा किया होगा, तूफानी क्या होगा, बुला रही है। एक धर दिया उन्होंने मेरे पीठ पे। बोलती तुमको इतना भी नहीं पता कि केरल कहाँ पर है, तुम दिल्ली में केरल बना रही हो। मैं बोल रही हूँ अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या? गिर गया, डांट पड़ेगी मुझे, ठीक है? चलो वेरी गुड। ये और बता दो, इफ 20 सेल्स ऑक्यूपाई 4000 माइक्रोमीटर, साइज ऑफ वन सेल, साइज ऑफ वन सेल। इसमें मैथ्स आ गई, मैथ्स आ गई, सॉल्व करो, मैथ्स आ गई। भाई अच्छा हुआ माइक्रोस्कोप नहीं गिरा, वरना कल से मैं तुम लोग को दिखाई नहीं देती यहाँ पे, मैं घर पे फिर सोई रही होती है। हाँ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? वेरी गुड वेरी वेरी गुड, 200 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है ना? इतना तुम लोग कर लोगे। ये वाला और बता दो, ये वाला और बता दो। असर्शन रीजन क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स प्रोवाइड बेटर डिटेल देन लाइट माइक्रोस्कोप्स। रीजन ये है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स यूज इलेक्ट्रॉन बीम्स विद मच हायर रिजॉल्विंग पावर। फा है ना, सही में फा ही था, फा। अंजलि मैडम कहां गई? फा, आउट ऑफ द ऑफिस, फा। भाई वेरी गुड, तुम लोग को बहुत समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? चलो ये तुम लोग प्लीज एक बार देख लेना, क्वेश्चन सारे देख लेना। ओके चलो, अब बस लास्ट के 2 टॉपिक समझने हैं, फिर अपन कल मिलेंगे रात को 8 बजे, ठीक है? इसी चैनल पर। आप प्लीज इस चैनल पर आइएगा, मैं आपको सारी खबरें दूंगी कि हमारे देश में क्या चल रहा है, ठीक है? अब मैं आपकी ना सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से दोस्ती करा देती हूँ, क्योंकि कल से हमारा मेन लेक्चर शुरू हो रहा है। कल से प्लीज फोकस करके पढ़ना, मस्ती करेंगे, बिल्कुल मस्ती करेंगे, फन करेंगे, लेकिन फोकस करके पढ़ना, क्योंकि कल से तुमको ना सुनाई देगा ऐसा, जैसे मैं बोल रही होंगी, बेटा आपको पता है राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाने में शायद तो काम करते हैं। तुमको पता क्या सुनाई देगा? क्या बोल रही है?
तुम लोग को ऐसा फील होगा क्योंकि तुम लोग को वर्ड समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कल से थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। कल से अपन सब कुछ पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, कल से सब खत्म करना है। और हाँ, कल में तुम लोग को हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, ये सब भी पढ़ाने वाली हूँ। ओके चलिए, तो पहले आज हम सेल मेम्ब्रेन से दोस्ती कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है किसी भी सेल का जो कवरिंग होती है, किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और हमेशा याद रखना, सेल मेम्ब्रेन जिंदा होती है, जिंदा होती है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये काफी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होती है कि ठीक है, तुमको अंदर आना है, आ जाओ, अगर तुम सही हो तो तुम अंदर आओगे, अगर तुम खराब हो तो बाहर रहोगे। ये कुछ इस तरीके से काम करती है। बेसिकली ये गार्ड है, ये अच्छा वाला गार्ड है कि तुम अच्छा सही इंसान लग रहे हो, अंदर आ जाओ, तुम पागल इंसान लग रहे हो, बाहर चले जाओ, अच्छा तुम सही इंसान लग रहे हो, अंदर आ जाओ, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, तुम बाहर चले जाओ। तो ऐसा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है। बट ये बना किसका होता है, ये बना होता है लिपिड्स का। किसका? लिपिड्स का, लिपस्टिक का नहीं, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। तो अगर ये दो चीज का बना है, मतलब ये दो लेयर का बना है, इसीलिए हम बाई लेयर कह देते हैं। बाई का मतलब होता है टू। तो लिपिड्स क्या होता है, जे कौन सी लैंग्वेज बोल दी आपने, ये बायोलॉजी की लैंग्वेज होती है। लिपिड्स मतलब होता है फैट्स और ऑयल्स, ये आपको एनर्जी देने में काम करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम करते हैं। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी की ग्रोथ में काम करता है। कहते हैं ना, जब आप जिम जाते हो तो प्रोटीन खाना चाहिए। मैं जिम जाती हूँ, तुमको पता है मैं जिम जाती हूँ, मेरे को अपना वेट लूज करना है, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ डिस्ट्रैक्ट मत क्या करो मुझे। तो जब हम जिम जाते हैं तो बॉडी की ग्रोथ के लिए कहा जाता है कि प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, तो ये तुमको याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है कि तुम अच्छे हो अंदर आओ, तुम खराब हो बाहर जाओ। यानी कि एंट्री और एग्जिट अपने हिसाब से अच्छी चीजें जो मटेरियल रहता है उसकी एंट्री एग्जिट करवाता है सिलेक्ट करके। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज देख लेना। अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, बेसिक कीवर्ड्स पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल होता है प्लांट्स में। क्या मेरे अंदर सेल वॉल होगा? मैं तुमको पौधा दिखाई दे रही हूँ क्या? मैं तुमको पेड़ दिखाई दे रही हूँ क्या? नहीं, मैं पेड़ नहीं हूँ, तो मेरे पास सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल होता है प्लांट्स में, सेल वॉल होता है बैक्टीरिया में, सेल वॉल होता है फंगाई में। पीबीएफ क्या? पीबीएफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई। पर सेल वॉल कहाँ नहीं होता है? एनिमल्स में नहीं होता है। अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन तो काफी फ्लेक्सिबल थी, भाई ठीक है आना है आ जाओ, अच्छे हो, बढ़िया बढ़िया। लेकिन ये होता है गुंडा टाइप, रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल, कि भाई बिल्कुल आनी नहीं है, मैं आउटर मोस्ट कवरिंग हूं, मैं एकदम नॉन फ्लेक्सिबल हूं। लेकिन ये नॉन लिविंग है, ये जिंदा नहीं होता है, ये नॉन लिविंग होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक फंडा निकल कर आता है, अगर ये प्लांट के अंदर होता है, अगर ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, अगर ये फंगाई के अंदर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, इनके पास सेल मेम्ब्रेन होता है। पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर की जो आउटिंग होती है दैट इज सेल वॉल। लेकिन मैम एक बात बताओ, ये एनिमल्स के पास क्यों नहीं होता, ये प्लांट्स के पास ही क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स बेचारे मूव नहीं कर पाते ना। मैं पेड़ बन गई, मैं खड़ी हूं बस, अब कोई मुझे आके परेशान कर रहा है, मैं हिल ही नहीं पा रही, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी मन कर ही नहीं पा रही हूं, तो मेरे ऊपर क्या बना दिया? सेल वॉल बना दिया। अब सेल वॉल इतने हार्ड है कि तुम मुझे कितनी भी गुदगुदी करते रहो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यहीं पर अगर इंसानों को गुदगुदी करो, कितनी भयानक हंसते हैं, हाँ होता है ना ऐसा। तो सेल वॉल नेचर का एक तरीका है प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का और फंगाई को प्रोटेक्ट करने का। ये चीज आपको याद रखना है। जितना भी डैमेज होता है बाहर से, आपने पेड़ को ऐसे धक्का दे दिया या फिर आंधी तूफान चल रहा है, वो सब चीजों से बैक्टीरिया को, फंगाई को, प्लांट्स को ये कौन बचाता है? सेल वॉल बचाता है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है कि सेल वॉल बनता किसका है? तो ये फैक्ट आज अभी याद रख लो, ठीक है ना। किसका बनता है? सेल्यूलोज का बनता है। किसका बनता है? सेल्यूलोज का बनता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की एक लंबी सी चेन होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये भी लिख लेना और ये भी लिख लेना। अगर मान लो एग्जाम में आता है तो अगर इतना भी लिख कर आओगे, बिलीव मी यू विल गेट वेरी गुड नंबर्स। ओके चलिए, आज की क्लास खत्म कर दी, टाइम पे खत्म कर दी मैंने। कितना बज रहा है? देखा, कल से 10 मिनट पहले खत्म करिए मैंने। ओके, तो ज़्यादा गुस्सा नहीं होना कि क्लास लंबी चलाती हो आप। ओके चलो ठीक है। तो आज मैथ्स ज़्यादा था, आज मैंने आपको माइक्रोस्कोप की बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आज आपका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो खत्म हो गया। कल से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, जिसमें हम आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे, किस तरीके से एक्टिविटीज काम करती हैं, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। एंड फिर हम मेन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर घुसेंगे। नोट्स वर्टिकल नोट्स ही बनाना, प्लीज कहानी मत लिखने बैठना। हमको नोट्स बनाने से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। हमको ये समझना है कि कोई चीज अगर है हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और आंसर